हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोग एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें रियल नंबर के बारे में फुल जानकारी से हम लोग अध्ययन किए थे। जस्ट इसके बाद आपका एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। अब इस टॉपिक में हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि बहुपद को पहचानना बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। क्योंकि जब तक हम बहुपद को नहीं पहचानते हैं और जब तक बहुपद पहचानने का तरीका हमें पता नहीं होता है, सही से हम पहचान नहीं पाते हैं कि आखिर बहुपद कौन सा है। और सिर्फ बहुपद पहचानने से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग बिहार बोर्ड 10th के लिए बीएससीबी एग्जाम के लिए 2026 के लिए लेकर आए हैं पॉलिनोमियल। जैसा कि आप स्लाइड पर देख भी रहे हैं कि यहाँ लगा हुआ है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। और बहुत ही बेहतरीन तरह से कंसेप्ट बनाकर एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर होने वाला है। तो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक कवर होने वाला है, और कवर होने के साथ साथ में आपका इस टॉपिक से अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम रहे या कहीं पर भी कोई दिक्कत रहे जानने के लिए, तो आप कमेंट जरूर करें कि सर यहाँ पर हमें ये वीडियो समझ में नहीं आया। तो फिर से हम पुनः दोबारा उस वीडियो के रिक्रिएट करने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे आपका यहाँ पर टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे देखिए स्लाइड में आपका नजर आ रहा है कि बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या है, तो बहुपद यहाँ पर हम लोग क्या जानेंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या होता हो, धनात्मक। चर का घात धनात्मक कहने का मतलब है कि आखिर चर कहते किसको है। तो चर जो आपका जितना भी अल्फाबेट यानी कि ए से लेके जेड तक का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग चर राशि बोलते हैं, जिसका कि जो मान होता है यानी वैल्यू एनी टाइम बदलते रहता है। अब ये मान बदलने का क्रम में जो आपका होता है, कहने का मतलब बोला गया कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक हो। कौन सा हो, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। जब पॉजिटिव वैल्यू होगा तभी आपका धनात्मक मान होगा। और धनात्मक मान कहने का मतलब है कि इसके सिर पर कौन सा मान होना चाहिए, प्लस वाला। जब प्लस का मान होगा तभी आपका इसका क्या होगा, धनात्मक वैल्यू बोला जाता है। और धनात्मक वैल्यू बोलने का मतलब है कि आपका पॉजिटिव साइन में रहेगा। यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक हो बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख भी रहे हैं, यहाँ पर x लिखा हुआ, x प्लस 1, x प्लस 2x प्लस 1 इत्यादि। यानी कहने का मतलब है कि बहुपद का तरीका और कंसेप्ट ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। जब भी होगा तो क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब आगे आपका है कि बहुपद जब हम लोग जान लेते हैं, तो बहुपद जानने के बाद आपका है कि बहुपद होते कितने प्रकार के हैं। तो बहुपद का जो आपका कंडीशन है, इस कंडीशन के आधार पर यह बताया गया कि बहुपद का जनरली दो टर्म में बांट दिया गया। पहला एक पद के आधार पर और दूसरा घातांक के आधार पर। पद के आधार पर अगर बोला जाए तो टर्म देखते हैं, टर्म मतलब नीचे का एरिया। और जब घातांक के आधार पर बोला जाए तो ऊपर के एरिया यानी पावर को देखते हैं। जब पावर को देखते हैं और आपका पद को देखते हैं, तो पद देखने पर आपका बहुपद का प्रकार होता है। फिर आपका घातांक के आधार पर बहुपद का प्रकार होता है। तो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार में सबसे पहला जो आपका बहुपद आता है वो आता है एक पदी बहुपद। कौन सा बहुपद, एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद कहते किसको है, तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। कौन से पद वाले बहुपद को, तो एक पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, एक पदी बहुपद कहा जाता है। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टर्म यानी जो पद होता है कितना होना चाहिए, ओनली फॉर 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में आपका क्या है कि यहाँ पर देखिए सिंगल एक्स लिखा हुआ है, फिर आपका एक्स स्क्वायर है और प्लस में यहाँ पर आपका क्या है 2 लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि एक पद वाला बहुपद, एक पदी बहुपद कब कहलाएगा, जब ओनली फॉर सिर्फ एक टर्म रहे, या एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, कुछ भी रहे, बस सिर्फ एक टर्म होना चाहिए। या फिर आपका 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी अंक में रहे, ओनली फॉर 1 टर्म रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोला जाता है। एक पदी बहुपद के बाद ठीक आगे जब हम लोग चलते हैं तो आपका आता है द्विपदी बहुपद। यानी द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो दो पद वाले बहुपद को। कितने पद वाले बहुपद को, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहा जाता है। और द्विपदी बहुपद में आपका क्या होता है, कितने टर्म होंगे, तो 2 टर्म होंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि x भी है और प्लस में 1 भी है, अर्थात 2 टर्म है। एक x वाला यानी एक चर वाला है और एक आपका 1 है अर्थात एक अचर है। तो चर अचर दोनों प्लस माइनस साइन के साथ में आपका द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर है। अर्थात 2 टर्म वाले या 2 पद वाले ऐसा बीजीय व्यंजक जो 2 पद में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं।
उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स माइनस टू, इसमें भी टर्म कितना है 2। अब देखिए यहाँ पर मात्रा में ऊपर नहीं देखना, घात को नहीं देखना है कि घात पर पावर 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10, उससे कोई मतलब नहीं है। देखना हमको नीचे का टर्म है कि आखिर कितना टर्म है। एक टर्म और एक टर्म, 2 टर्म है, अर्थात द्विपदी बहुपद हो जाएगी। ठीक उसी के प्रकार आगे बढ़ते हैं तो एक आता है आपका त्रिपदी बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिपदी बहुपद। तो 3 पद वाले, कितने पद वाले? 3 पद वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसमें टर्म कितना होना चाहिए? तो इसमें 3 टर्म होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, 1 2 3, 3 टर्म यहाँ पर है, अर्थात 3 टर्म अर्थात 3 पद वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल आपका है कि एक्स क्यू एक्स और प्लस टू। तो एक्स क्यू एक्स प्लस टू में भी यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है? 3 टर्म आ रहा है, 3 पद नजर आ रहा है। तो 3 पद वाले बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। अर्थात बहुपद में हम लोग अभी जाने कि बहुपद जो होता है 2 आधार पर बहुपद को बांट दिया गया है, जिसमें से पहला आधार पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद हो गए? तो 3 प्रकार के। पहला एक पदी बहुपद, यानी कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। दूसरा द्विपदी बहुपद, यानी 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहा जाता है। और तीसरा जो आपके स्लाइड पर सामने नजर आ रहा है त्रिपदी बहुपद, अर्थात 3 पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। तो यह था पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। ठीक उसी प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे चलते हैं तो पद के आधार पर तो हम लोग जान लिए कि बहुपद कितने प्रकार को होते हैं? 3 प्रकार के। अब चलना है किसके आधार पर? घातांक के आधार पर। घातांक बोला जाए तो क्या? पावर, यानी माथा पर कितना हो, जितना भी अंक रहता है 2 3 4 5, उसके आधार पर हम लोग टर्म को बांटते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घातांक के आधार पर बहुपद भी निम्न प्रकार के, जिसमें से पहला बहुपद क्या आपका? उसका क्या नाम है? एक घातीय या रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? एक घातीय या रैखिक बहुपद। अब एक घातीय या रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहा जाता है। यानी कि कितने घात वाले बहुपद? एक घात वाले, ओनली फॉर 1 पावर। एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? एक घातीय बहुपद कहा जाता है। और इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप या फिर इसी को बोल सकते हैं क्या? मानक रूप। इसका व्यापक रूप या मानक रूप आपका क्या होता है? तो ax प्लस बी होता है, जहां x क्या है? तो चर को मान वाला दिखाने वाला रहेगा, और b आपका क्या रहेगा? तो कांस्टेंट वैल्यू को दिखाने का रहेगा। और इसमें एक कंडीशन भी होता है कि जहां चर का मान में, अर्थात a का मान क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। a जो आपका है 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो फिर आप वैल्यू पुट या वैल्यू का मान, जो बहुपद का जो मान होता है, उसको आप साबित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बात था आपका एक घातीय रैखिक बहुपद का। तो एक घातीय रैखिक बहुपद कहने का मतलब क्या हो गया? कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहा जाता है। अब जैसा कि एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। अगर इसमें पूछ देता है x प्लस 1 में कि कितने घातीय बहुपद है, तो एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद क्यों कहा जा रहा है इसको? तो क्योंकि यहाँ पर x और प्लस में 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? x प्लस में 1 लिखा हुआ है। अगर इसमें टर्म पूछता है, पद के आधार पर पूछता है, तब तो द्विपदी बहुपद हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर आपका है और एक यहाँ पर आपका है। लेकिन अगर घात के आधार पर पूछता है तो इसका क्या देखेंगे? सिर को देखेंगे। कहाँ? शीर्ष बिंदु माथा पर देखना है कि माथा पर इसका पावर कितना है। तो x प्लस 1 में, x प्लस 1 में x जो आपका जो चर राशि है, इसके माथा पर कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। जब पावर में 1 होता है अर्थात बहुपद कैसा कहलाता है? एक घातीय या रैखिक बहुपद। ठीक उसी प्रकार से देखिए 2x प्लस 5 है। क्या है? 2x प्लस 5 है। तो 2x प्लस 5 में भी देखिए चर के मान पर कुछ नहीं अर्थात 1 है। तो कैसा बहुपद हो गया? एक घातीय या रैखिक बहुपद हो गया। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका होगा, आगे आपका है द्विघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? तो 2 घात वाले, कितने घात वाले? 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। और इसका जो मानक रूप होता है किस टर्म में होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c होता है। इसमें भी क्या हुआ? कंडीशन है कि जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब एक घात वाले बहुपद एक घातीय या रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से 2 घात वाले बहुपद 2 घातीय बहुपद कहलाता है। और इसका मानक रूप या व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c होता है, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसा में कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं बोर्ड पर
कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अगर इसमें पूछता है कि कितने टर्म है, टर्म का अगर मान पूछ लिया या पद का मान पूछ दिया तो पद हो जाएगा आपका क्या, 2, अर्थात द्विपदी हो जाएगा ये। लेकिन घात अगर देखते हैं तो घात में क्या होना चाहिए, पावर पर 2 होना चाहिए, शीर्ष बिंदु 2 होना चाहिए, माथा पर 2 होना चाहिए। अगर माथा पर 2 है तब तो आपका कौन सा बहुपद होगा, ये द्विघातीय बहुपद होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, अगर टर्म देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम लोग टर्म देखते हैं तो टर्म देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म है। अगर घात पद के आधार पर बोलते हैं तो ये आपका त्रिपदी बहुपद है। लेकिन अगर घात के आधार पर बोलते हैं तो सिर्फ शीर्ष बिंदु को देखेंगे। शीर्ष बिंदु में देखिए, इसके शीर्ष पर यानी इसके चर पर यानी इसके वेरिएबल पर कितना वैल्यू है, 1 है, लेकिन इसके वेरिएबल पर कितना है, 2 है। तो जो अधिकतम घात होता है, जो चर राशि का यानी जो वेरिएबल का जो मान होता है, उसका जो पावर सबसे ज्यादा होता है, उसी पावर के आधार पर उस बहुपद का नाम लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर चर में आपका चर राशि में यहाँ पर आपका वेरिएबल में 1 पर पावर 1 है और 1 पर पावर 2 है, तो अधिकतम वैल्यू कितना, 1 या 2, 2। तो जब 2 अधिकतम वैल्यू है तो बहुपद कैसा हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद। त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो 3 घात वाले, कितने घात वाले, 3 घात वाले, यानी माथा पर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 3 यानी कि 3 होना चाहिए। अगर 3 घात है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद या 3 घात वाले बहुपद कहते हैं, जिसका मानक रूप या व्यापक रूप क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस डी होता है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, जहां ए का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर जब भी हम लोग देख रहे हैं कंडीशन, चाहे एक पदी बहुपद हो, चाहे एक घातीय बहुपद हो, चाहे द्विघातीय बहुपद हो, चाहे त्रिघातीय बहुपद हो, ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए के साथ ही आपका एक्स क्यू या फिर एक्स स्क्वायर लगा हुआ रहता है। और जब इसी का मान अगर 0 कर लेंगे तो फिर उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। और जब वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम लोग बहुपद को ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए बार बार लिखा जा रहा है कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, आपका क्या है पावर में, एक्स क्यू, पावर में क्या है, एक्स क्यू, तो इसके माथा पर कितना है, 3 है। जब माथा पर पावर 3 है तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद या 3 घात वाले बहुपद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए आपका एक्स क्यू, लेकिन इसका माथे पर पावर कुछ नहीं, तो कितना, 1 है। अधिकतम घात की संख्या कितना, 3, जब अधिकतम घात की संख्या 3 तो कौन सा बहुपद, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, अगर टर्म के हिसाब से पूछते हैं तो 4 टर्म इसमें है। लेकिन ऊपर जब देखते हैं हम लोग घात, जब देखते हैं तो घात में स्टार्टिंग पॉइंट 1, 2 और 3 है, अधिकतम घात की संख्या 3 है, इसलिए बहुपद कैसा हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। एक और इसमें आता है आपका घात के आधार में शून्य घातीय बहुपद। कौन सा बहुपद, शून्य घातीय बहुपद, यानी कहने का मतलब कि वैसा बहुपद, कैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका चर का घात क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। शून्य बोला जाए तो 0 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य घातीय बहुपद। यानी इसमें चर का कोई मान ही नहीं होगा। जैसे मैं आपका यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई चर राशि नहीं है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 में कोई चर राशि नहीं, बल्कि आपका सबके सब क्या है, अचर है। अब अचर राशि जब है तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आपका जो शून्य घातीय बहुपद है, इसमें वेरिएबल का कोई मान ही नहीं है। और जब वेरिएबल का कोई मान ही नहीं है तो कैसा बहुपद हो गया, आपका शून्य घातीय बहुपद हो गया। अर्थात यही था आपका बहुपद का परिचय। सबसे पहले जाने इसमें हम लोग कि बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका आपका क्या होता है, धनात्मक संख्या वाला जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और बहुपद में जो आपका चलता है जनरली चर और अचर दोनों राशि मिलाकर उसको बनाया जाता है। और इसी चर और अचर राशि जो आजकल हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, ठीक इसके जस्ट पीछे क्लास 7-8 में इसी बहुपद का नाम था बीजीय व्यंजक। अब लेकिन इस नाम को थोड़ा सा हम लोग क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा नाम में परिवर्तन करके इसका नाम दे दिया जा रहा है पॉलिनोमियल, अर्थात बहुपद का नाम दे दिया जा रहा है, जिसमें बहुपद के घात के आधार पर 4 टर्म देखे हम लोग, पद के आधार पर 3 टर्म देखे। जब पद बोला जाए तो नीचे देखना है, घात बोला जाए तो सिर पर देखना है, सिर पर पावर को देखना है कि कितना है। अगर पावर 1 तो एक घातीय बहुपद, अगर पावर 2 तो द्विघातीय बहुपद, अगर पावर 3 तो त्रिघातीय बहुपद। अगर पावर पर कुछ नहीं या चर का राशि का कोई मान ही नहीं तो फिर कौन सा हो जाएगा, शून्य घातीय बहुपद। जब पद के बात करेगा तो नीचे की टर्म देखेंगे, और नीचे के टर्म देखने में जब देखेंगे कि चर राशि अगर सिंगल है तो एक पदी, अगर प्लस माइनस के साथ जुटकर 2 टर्म दिया हुआ है तो 2 पदी, अगर प्लस माइनस के साथ जुटकर 3 टर्म दिया हुआ है तो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। इसके बाद आगे हम लोग जानेंगे इसमें
कि बहुपद को आखिर हम पहचानेंगे कैसे। अगर कहीं क्वेश्चन में आ गया कि दिए गए संख्या में बताएं कि कौन सा संख्या या कौन सा चर राशि बहुपद में है और कौन सा चर राशि बहुपद में नहीं है, और ये जो आपका होता है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका यहाँ पर परिचय नहीं पूछेगा कि बहुपद किसे कहते हैं, या त्रिघातीय बहुपद या द्विघातीय बहुपद नहीं पूछता है, बल्कि यहाँ पर पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन दे देगा और पूछ देगा कि क्या यह बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद है या नहीं होने का भी कंडीशन है, जो कि बहुत बड़ा फैक्ट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नोट में जानेंगे। नोट में क्या जानेंगे कि अगर एक घातीय या रैखिक बहुपद, एक घातीय या रैखिक बहुपद का अगर आलेख पूछता है कि इसका आलेख कैसा होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ठीक है बताइए कि एक घातीय बहुपद तो आप जान गए या रैखिक बहुपद तो आप जान गए, लेकिन एक घातीय बहुपद का रेखा कैसा होता है, किस लाइन पर इसको खींच सकते हैं या किस लाइन पर इसको हम लोग बना सकते हैं। तो एक घातीय बहुपद का रेखा कैसा होता है, एक सरल रेखा या सीधी रेखा होता है। कौन सा रेखा, सरल रेखा या फिर सीधी रेखा होता है। ठीक उसी प्रकार से आपका आता है द्विघातीय बहुपद का आलेख। अगर द्विघातीय बहुपद का आलेख बोला जाए तो कैसा होता है, उद्गमो या अधोमुखी। अधोमुखी कहने का मतलब कैसा, परवलयाकार। जब सरल रेखा की बात किया जाए तो लाइन सीधा खींचना, परवलयाकार के बाद जब किया जाए तो आपका या तो इस आकार का रहेगा या फिर इसी को उल्टा करके लिख देना इस आकार में। अगर इस तरह का आकार बना हुआ है तो देखते के साथ हम लोग कर देंगे कि बहुपद कैसा है, तो द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो परवलय यानी पाराबोला होता है। और अगर एक घातीय बहुपद का आलेख पूछ दिया जाए तो एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो सीधी रेखा होता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि यदि बहुपद का आलेख x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही उसके शून्यांक की संख्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि जितना बार x अक्ष किसी राशि को प्रतिच्छेद करता है उतना ही उसके शून्यांकों की संख्या होगी। अब जैसे ही आप चैप्टर की जानकारी को जानेंगे तो आपका चैप्टर ही है 2.1, और 2.1 में सिर्फ यही पता करना है कि x जो अक्ष है वो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, और कितनी बार प्रतिच्छेद करने के बाद उसका शून्यकों की संख्या कितना है, उसमें वही बताना है। तो एक घातीय या रैखिक बहुपद, एक घातीय या रैखिक बहुपद का हल अगर पूछता है कि एक घातीय या रैखिक बहुपद का हल कितना होता है, तो उसका सिर्फ एक हल होता है, और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। और अगर द्विघात वाला बहुपद का पूछेगा कि द्विघात वाले बहुपद के कितने आलेख होते हैं, तो द्विघात वाले बहुपद का कितना आलेख होता है, तो आपका दो हल होता है। कितना हल होता है, दो हल। और द्विघातीय बहुपद में जब दो हल होता है तो उसका कौन कौन सा होता है, एक अल्फा और एक बीटा होता है। कौन होता है, एक अल्फा और एक बीटा। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि द्विघातीय बहुपद में अगर शून्यकों की संख्या पूछ दे तो शून्यकों की संख्या द्विघातीय बहुपद में कितनी होती है, तो दो। कौन कौन, तो एक अल्फा और एक बीटा। ठीक उसी प्रकार से अगर एक घातीय बहुपद में पूछ दिया जाए कि शून्यक की संख्या कैसे लिखते हैं, तो उसमें सिर्फ आपका होगा क्या, अल्फा। और अगर त्रिघातीय बहुपद में, कितने बहुपद में, तीन घात वाले बहुपद में अगर पूछ दिया जाता है कि शून्यकों की संख्या या कितने हल होते हैं, तो आपका तीन हल होता है। कौन कौन सा, एक अल्फा, एक बीटा और एक आपका क्या होता है, गामा होता है। यानी यहाँ पर हम लोग को पता चल गया सबसे पहला फैक्ट क्या है कि एक घातीय या रैखिक बहुपद का अगर पूछता है कि हल कैसा होता है, आलेख कैसा होता है, तो कैसी होती है, एक सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा होता है। अगर द्विघातीय बहुपद का पूछता है कि द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो परवलय होता है यानी कि पाराबोला होता है, जिसका फिगर यहाँ पर हम लोग दिखा भी चुके हैं। किस प्रकार का अगर आकार दिया हुआ है तो परवलयाकार यानी कि द्विघातीय बहुपद का पहचान है। अगर सीधा लाइन खींचा हुआ है तो कौन सा बहुपद का पहचान है, एक घातीय बहुपद का पहचान है। उसके बाद हम लोग जाने कि बहुपद में अगर एक घातीय बहुपद का अगर हल पूछता है कितने हल होते हैं, तो उसका सिर्फ एक हल या एक शून्यक होता है जिसका नाम अल्फा होता है। अगर द्विघातीय बहुपद में पूछता है कि द्विघातीय बहुपद में हल की संख्या या कितनी आपका शून्यकों की संख्या होता है, तो कितनी होता है, दो होता है, जिसमें से एक आपका अल्फा और दूसरा आपका बीटा होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर पूछता है त्रिघातीय बहुपद में, या त्रिघातीय बहुपद में तीन हल होते हैं, जिसमें से एक आपका अल्फा, एक दूसरा बीटा और तीसरा गामा होता है। यानी अल्फा बीटा और गामा जब तीनों की बात कर दिया जाए, जब तीनों की बात कर दिया जाए तो कौन सा बहुपद हो जाता है, त्रिघातीय बहुपद हो जाता है। यानी कि अल्फा और बीटा और गामा जब तीनों एक साथ आता है तो त्रिघातीय बहुपद, अल्फा और बीटा आता है तो द्विघातीय बहुपद, और ओनली फॉर सिर्फ अल्फा आता है तो एक घातीय बहुपद। और जहां पर तीनों भाई साहब अल्फा बीटा और गामा हो जाते हैं वहां पर ड्रामा हो जाता है। ड्रामा हो जाता है। तो ड्रामा जब होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जब द्विघात बहुपद का अगर पूछा जाता है
कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और इसका शून्यांक अगर पूछा जाता है तो एक अल्फा और दूसरा बीटा होता है। क्या होता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा होता है। अब आगे जानते हैं हम लोग, अब हम लोग आगे जानते हैं द्विघातीय बहुपद, यानी जनरली इसमें हम लोग को द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो द्विघातीय बहुपद में यहाँ पर रूल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि शून्यांकों का योगफल। क्या, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बोला जाता है शून्यांक। अभी हम लोग पढ़े हैं कि द्विघातीय बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितना, एक या दो, दो में एक आपका क्या हो गया, अल्फा और दूसरा बीटा। तो यहाँ पर बोला गया है कि शून्यांकों का योगफल में एक अल्फा और दूसरा बीटा, अर्थात योगफल बोला जाए तो क्या, प्लस में, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला उसका माइनस बी वाई है। कौन सा, माइनस बी वाई है। अब बी जो आपका यहाँ पर है, ये जो बी किसको दिखाएगा, तो बी जो आपका है, जैसे अभी यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, जस्ट इसके पीछे देखे हैं कि इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। तो द्विघातीय बहुपद में आपका बोला गया है कि शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर बी जो है क्या है, तो बी जो है यहाँ पर आपका किसका गुणांक है, यहाँ पर बी जो आपका है वो यक्स का गुणांक है। बी जो है किसका गुणांक है, यक्स का गुणांक है। और ए जो आपका है वो किसका गुणांक है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब गुणांक के बाद गुणांक कहते किसको है, तो जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके आगे में ए लिखा हुआ है, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, अर्थात ये यक्स वाला जो आपका टर्म है यक्स स्क्वायर का जस्ट आगे में जो लिखा हुआ है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ से पूछता है कि एक्स का गुणांक क्या है, तो बी है, और सी तो पहले से ही कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला बनाए हैं कि शून्यांकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो शून्यांकों के योग का फॉर्मूला आपका जो हो जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई है। अब यहाँ पर कोई पूछ देगा कि बी क्या है, तो बोलिएगा यक्स का गुणांक। किसका गुणांक है, यक्स का गुणांक। और ए के बारे में अगर पूछता है तो किसका गुणांक हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब कोई पूछेगा कि ऐसे कैसे तुम बता रहे हो कि बी जो आपका यक्स का गुणांक है और ए जो आपका है यक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो उसको बढ़िया से बोलिएगा आप कि देखिए भैया ये बहुआ द्विघात बहुपद जब हम लोग पढ़ते हैं तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो बोलेगा खुद वो कि द्विघात बहुपद का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में क्या होता है, सी होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में क्या होता है, सी होता है। तो बोलिएगा कि हमारे जो सर हैं जो बताए थे कि एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म जो लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर के आगे में आपका क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर के आगे में ए नजर आ रहा है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो जाएगा। और एक्स के आगे में आपका बी नजर आ रहा है, इसलिए एक्स का गुणांक बी हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला माइनस बी वाई ए। तो बी बटा ए जब फॉर्मूला आया, कोई पूछ देगा कि बी यहाँ पर क्या है, तो क्या बोलिएगा, एक्स का गुणांक है। ए यहाँ पर क्या है, तो ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट आपका द्विघात बहुपद में है, एक योगफल निकालना होता है और दूसरा गुणनफल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एक योगफल और दूसरा गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी वाई ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा सी वाई है। तो सी वाई है जब फॉर्मूला आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा में, क्या हो जाएगा, सी वाई है। तो यहाँ पर सी आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी जो है, सी हो जाएगा आपका कांस्टेंट यानी अचर टर्म हो जाएगा, यानी अचर पद। कौन सा पद, अचर पद। और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। यानी सी यहाँ पर आपका अचर पद है और ए जो एक्स स्क्वायर जो आपका है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमारा दो फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। पहला शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई है, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई है, जहां पर सी आपका क्या है, तो अचर पद है, और आपका ए यहाँ पर क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यानी यहाँ से हमारा द्विघात बहुपद का
फैक्ट पता चल गया कि द्विघात बहुपद में फलों की संख्या 2 होती है, जिसमें से एक अल्फा और दूसरा बीटा होता है। या हल ना बोल दिया जाए, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, तो शून्यांकों की संख्या बराबर कितना 2। कौन कौन, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो अल्फा और बीटा में आपका क्या हो जाता है कि शून्यांकों का योगफल पहला फॉर्मूला आता है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। और दूसरा फॉर्मूला आपका जो होता है शून्यांकों का गुणनफल, जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी बाई ए हो जाता है। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो चलते हैं त्रिघात बहुपद में। किसमें चलते हैं, त्रिघात बहुपद में। और त्रिघात बहुपद का मानक रूप ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस डी होता है। यानी कि अगर त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस में डी होगा, जिनमें शून्यांक की संख्या कितना होगा, तो 3 होगा। कौन कौन, एक हमारे अल्फा जी, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। यानी 3 टर्म इसमें होगा। जो आपका हल होगा, वो 3 हल जो आपका होगा त्रिघातीय बहुपद में शून्यांकों की संख्या बताएगा कि शून्यांकों की संख्या त्रिघात बहुपद में कितना होता है, तो 3 होता है, जिसमें से एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा आपका क्या होता है, गामा होता है। अब इसका भी फॉर्मूला आता है। तो इसका पहला फॉर्मूला क्या है कि शून्यांकों के योगफल। जैसे आपका द्विघात बहुपद में भी हम लोग शून्यांकों के योगफल निकाले कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई है, ठीक उसी प्रकार से इसमें आपका है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बोला जाए तो क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी इसमें 3 गुण रहेगा। कितना रहेगा, 3 रहेगा, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। और तीनों का योगफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी वाई है। और इसमें एक आगे आता है कि 2-2 करके, कितने करके, 2-2 करके शून्यांकों का गुणनफल। जब 2-2 करके शून्यांकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो 2-2 शून्य को लेंगे। जैसे एक अल्फा और एक बीटा 2 शून्यक, एक बीटा और गामा 2 शून्यक, एक गामा और एक अल्फा 2 शून्यक। अब 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल जो होता है उसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। और अभी हम लोग बता चुके हैं कि माइनस बी बाई ए का मतलब क्या, त्रिघातीय बहुपद में माइनस बी क्या है, त्रिघातीय बहुपद में माइनस बी बाई है। जब यहाँ पर बोला जाए तो माइनस बी जो आपका है किसका गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है बाबू। और आपका ए जो है ये किसका गुणांक होगा, तो एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा। किसका गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा जब त्रिघातीय बहुपद का बात करेगा तब। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें है शून्यांकों का गुणनफल। क्या, शून्यांकों का गुणनफल, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसका इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी वाई है। क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई है। तो यहाँ पर से हम लोग तीन फॉर्मूला किसका सीखे, त्रिघातीय बहुपद का। त्रिघातीय बहुपद में शून्यांकों की संख्या 3, अल्फा बीटा गामा। त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस में डी होता है। त्रिघातीय बहुपद में यदि शून्यांकों का योगफल पूछ दिया जाए तो क्या बोलिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी वाई है। और अगर पूछ दिया जाए कि 2-2 करके त्रिघातीय बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फिर पूछ देता है कि त्रिघातीय बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए होता है। ये तो बात हो गया आपका शून्यांक का, कि शून्यांक कैसे निकलता है, तो द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का जान गए। अब स्पेशल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, स्पेशल फॉर्मूला में पहला क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर बात हम लोग किए हैं दो दो बहुपद का, एक त्रिघातीय और दूसरा द्विघातीय बहुपद का। तो अगर द्विघातीय बहुपद का सूत्र पूछता है, डायरेक्ट पूछ देगा आपसे कि दिए गए टर्म का शून्य दिया हुआ है तो इसका द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघातीय बहुपद को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है द्विघातीय बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यानी यहाँ पर द्विघातीय बहुपद का सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो त्रिघातीय बहुपद का भी सूत्र होता है। और त्रिघातीय बहुपद का सूत्र में क्या हो जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यानी यहाँ पर भी आपका 3 टर्म हो गया।
कितना, त्रिघातीय बहुपद का अगर सूत्र पूछ दिया जाए तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है त्रिघातीय बहुपद का सूत्र होता है, जहां पर आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसको दिखाता है, तो शून्यांकों का योगफल को दिखाता है। उसके बाद आपका है एक्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये किसको दिखाता है, तो दो दो करके शून्यांकों का गुणनफल को दिखाता है। उसके बाद आपका आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसे दिखाता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यांकों का क्या दिखाता है, गुणनफल दिखाता है। किसमें दिखाता है, तो त्रिघातीय बहुपद में दिखाता है। ये हमारा हो गया यहाँ तक इसका फॉर्मूला, यानी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को फॉर्मूला, उसके बारे में जानकारी और उसके बारे में पूरा डिटेल जान लिए। अब पहचानेंगे कि बहुपद, पहचानने से पहले एक पॉइंट इसमें और आपका भी बचा हुआ है। अगर पूछता है कि त्रिघात बहुपद का अधिकतम मान कितना होता है, तो कितना होता है, त्रिघात बहुपद जैसे बोल दिया गया तो उसका अधिकतम मान 3 होगा। द्विघात बहुपद का अगर अधिकतम मान पूछता है तो उसका मान 2 होगा। और एक घातीय रैखिक बहुपद का अधिकतम मान पूछता है तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर अगर दे दिया कि 2x स्क्वायर अब प्लस में 3x अब प्लस में 4, अब यहाँ पर पूछ देगा कि बताइए बहुपद का घात कितना है। क्या पूछ देगा कि बताइए बहुपद का घात कितना है। तो बहुपद का घात बताने के लिए देखेंगे हम लोग किसको, सब चर को पकड़ेंगे। किसको पकड़ना है, चर को पकड़ना है। और चर को पकड़ने के बाद ये पकड़ना है कि चर के माथा पर अधिकतम संख्या कितना है। जो अधिकतम संख्या रहेगा वही उसका बहुपद का घात यानी कि पावर कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपका सामने जना रहा कि 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 है, और यहाँ पर देखिए आपका x का मान 2 है, इसका x का मान पावर माथा में कितना है, 1 दिया हुआ है, तो इसका x पर पावर 2 है और इसका x पर पावर 2 है, तो 2 बड़ा या 1, 2। तो जब 2 बड़ा है तो बहुपद का घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुपद का घात बराबर 2। 1 नंबर कंप्लीट, यानी बहुपद का घात बराबर क्या, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके माथा पर कितना पावर है, तो 2 है। ठीक उसी प्रकार से और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दे कि 3x का क्यूब प्लस में 4x पर पावर 7 प्लस में 5x और प्लस में 2, और यहाँ पर पूछ दे आपसे कि बताइएगा बउआ कि बहुपद का घात कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा कि हमारे सर जी बढ़िया से बताए हैं कि 3x का क्यूब प्लस में 4x पर पावर 7 प्लस में 5x और प्लस 2 है। और जब भी ऐसा टर्म में क्वेश्चन दिया रहे, चाहे आपका सरियाया हुआ रहे या नहीं रहे, सजाया हुआ रहे या नहीं रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसा ही बहुपद का घात पूछ दिया जाए तो बस इतना ही आप बोलिएगा कि बहुपद का घात जितना भी आपका जो चर राशि होता है, उस चर राशि में जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू यानी सबसे ज्यादा जो पावर होता है वही बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि x पर पावर 3, x पर पावर 7, x पर पावर कुछ नहीं, कितना 1 है, अर्थात इसमें अधिकतम घात की संख्या कितना है, तो कितना हो जाएगा आपका 7 है, इसलिए बहुपद का घात की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि जब बहुपद के घात बराबर पूछता है तो बहुपद के घात आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत समझने में या किसी भी ढंग से क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमें यहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, उसको फिर से एक बार रिपीट करने का कोशिश करेंगे या फिर बताने का कष्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब और प्लस में 2x है। अब आप खुद बताइएगा कि बहुपद का घात कितना होगा। तो बहुपद को घात आपको देखते के साथ बता देना है कि जैसे ही माथा पर पावर को देखिएगा कि जिसका ज्यादा संख्या वो बहुपद का घात, तो यहाँ पर पावर ज्यादा कौन है, 2 या 3, 3, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बहुपद का घात का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी टर्म में कभी कभी पूछ देता है कि बहुपद का गुणांक क्या पूछेगा, बहुपद का गुणांक, ये मिलते हैं गुणांक से, किससे मिलेंगे, बहुपद के गुणांक से, जो कभी हम पीछे दिखाए भी हैं। जैसे यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन दे दे कि 3x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 4, और यहाँ पर पूछ दे आपसे कि बताइएगा
कि आप बहुपद बहुत पढ़े हैं, तो कहिएगा जी सर बहुत तो पढ़े ही है। तो बहुत पढ़े हैं तो आपका सर भी बताए होंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना होगा। तो यहाँ पर आप फंस जाइएगा कि हमको तो पता ही नहीं है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक किस क्या होता है, या गुणांक कहते किसको है। तो गुणांक को कोई लेना देना नहीं है। गुणांक सिर्फ जो वेरिएबल लिखा हुआ रहेगा, जो चर लिखा हुआ रहेगा, जस्ट उसके आगे वाला उसका गुणांक कहलाएगा। जैसे कि इसके आगे पूछ दिया गया है आपसे क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 3। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें पूछ देता है कि एक्स का गुणांक कितना होगा, इसका पूछेगा एक्स का गुणांक कितना होता है, तो एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है 5, अर्थात एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, एक्स का गुणांक 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछेगा, इसमें जब भी गुणांक का बात करेगा तो खुद पूछ लेगा आपसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, या एक्स क्यू का गुणांक बताइए, या 5x स्क्वायर, कुछ भी लिख दे आपका। जैसे लिख दिया 3x पर पावर 7 प्लस 5x स्क्वायर प्लस में 2x, तो यहाँ पर पावर सम को मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर पूछता है आपसे कि x पर पावर 7 का गुणांक कितना है, क्या पूछ देगा x पर पावर 7 का गुणांक कितना है। तो जैसे देखिएगा x पर पावर 7 यहाँ है, अच्छा इसके आगे में 3 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पूछ दे कि बताइएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर के आगे 5 है, इसका गुणांक कितना हो जाएगा 5। ठीक उसी प्रकार से पूछ दे कि एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स के आगे में क्या लिखा हुआ है 2, इसका गुणांक कितना हो जाएगा 2। यानी यहाँ पर से हमारा 2 कंसेप्ट, 2 नंबर आपके हाथ में फिक्स हो गया। पहला, अगर घात पूछता है तो जब भी बहुपद का घात पूछेगा तो उसका माथा पर देखना है कि अधिकतम संख्या कितना है, जो अधिकतम संख्या रहेगा वो बहुपद का घात हो जाएगा। और अगर गुणांक पूछता है तो जस्ट उसके आगे वाला देखेंगे, किसके आगे, चर के आगे वाले, चर राशि का जो भी आगे लिखा हुआ रहेगा वही बहुपद का गुणांक कहला जाता है। तो बहुपद का गुणांक और बहुपद का घात का कंसेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर हुआ। अब आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए जो बात हम कर रहे थे कि आपका एक नंबर में 100% इसको लिख लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछेगा क्या, बहुपद पहचानना। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम लोग बहुपद को पकड़ेंगे कि दिए गए क्वेश्चन में, दिए गए संख्या में बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद पहचानने का सबसे पहला तरीका क्या है कि ऋणात्मक चिन्ह वाला घात नहीं होना चाहिए। किस पर नहीं होना चाहिए, तो चर राशि पर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर लिख दिया गया है कि 3x, जैसे यहाँ पर आपका लिख दिया है कि ऋणात्मक चिन्ह वाले घात नहीं हो। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिखाया गया है कि 3a स्क्वायर, 3a पर पावर -2 प्लस में 2 है, और प्लस में क्या दिखा दिया गया है 4 दिखा दिया गया। अब देखिए इसके माथा पर क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक चिन्ह है। और जब भी माथा पर चर राशि का ऋणात्मक चिन्ह रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। यानी बहुपद होने के लिए माथा पर कैसा होना चाहिए चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर प्लस में माथा पर है तब बहुपद है, अगर चर राशि के माथा पर माइनस लगा हुआ है, घात उसका माइनस है, तो बहुपद नहीं होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि कोई भी पद चर से विभाजित ना हो, यानी कोई भी पद चर से यानी चर राशि से भागा दिया हुआ नहीं रहे। जैसे यहाँ पर लिख दिया है 3 अब बाई ए है, यहाँ पर चर राशि को क्या बना दिया गया, विभाजित करने के लिए बना दिया गया। तो 3/a में अगर कर दिया गया है कि कोई भी पद चर से, चर यानी जो भी आपका वेरिएबल वैल्यू होता है या चर राशि वाला जो होता है उससे भागा नहीं लगना चाहिए। अगर उसको नीचे लिख दिया है और पूछ देगा कि क्या बताइए आप ये बहुपद है, तो क्या कहिएगा बहुपद नहीं है। जैसे यहाँ पर आपका लिख दिया था क्वेश्चन में कि 2a + 1 अब बाटा a है, और पूछ रहा है आपसे कि क्या ये बहुपद है। जैसे ही देखिएगा कि चर राशि, और चर राशि यानी कि अभी बताए थे हम आपको कि ए से लेकर जेड तक का जो भी आप लोग लिखते हैं अल्फाबेट, उसी को चर बोला जाता है। और जब भी चर से भागा दिया रहेगा तो दिया गया संख्या बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन सीखे। एक पहला कंडीशन कि चर के माथा पर यानी कि घात पर माइनस चिन्ह नहीं होना चाहिए, अगर माइनस चिन्ह है तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा बात, अगर चर राशि को यानी यदि अगर कोई पद को चर राशि से भागा कर दिया जाता है या चर से भागा दिया जाता है तो भी वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है यदि किसी चर को अंडर रूट के अंदर डाल दिया जाता है या उसके माथा पर बटा डाल दिया जाता है तो भी बहुपद नहीं होगा, यानी भिन्न डाल दिया जाता है तो भी बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ 4 है और रूट में ए डाल दिया, तो जो रूट में अभी क्या बोले कि चर जो राशि रहेगा यानी जो चर जो वेरिएबल वैल्यू रहेगा वो रूट में नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट में है तो भी वो बहुपद नहीं होगा। और अगर घात यानी चर का घात बटा में यानी भिन्न में
जैसे x है, इस पर पावर अगर हम 1/2 लिख देते हैं और पूछेंगे कि बताइएगा ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है आपका, क्योंकि x पर पावर 1/2 बहुपद नहीं हो सकता। यानी x पर पावर अगर 1/2 है तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक, उसी प्रकार से है कि सभी घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? सभी घात एक पूर्ण संख्या हो। तो सभी घात जब एक पूर्ण संख्या होगा तब वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। यानी कि सिंपल सी उदाहरण है आपका, यहाँ पर समझने का बात यही था 4 फैक्ट के माध्यम से कि बहुपद का घात कब कहलाएगा। तो बहुपद का घात वो कब कहलाएगा जब वह एक उसके सिर पर यानी माथा पर कौन सी संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। यदि उसके सिर पर पूर्ण संख्या है यानी उसके घात में पूर्ण संख्या है तब वह बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। और इसी के 4 ये जो पॉइंट है ये आपके लिए रामबाण पॉइंट है। और इस रामबाण पॉइंट से आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम में फ्री का 4 नंबर या 2 नंबर जितना भी ऑब्जेक्टिव में आए छूटेगा नहीं, यानी फुली बन जाएगा। यानी अगर आपसे पूछ दे, यानी फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आपसे पूछ दे कि हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि दिया गया संख्या बहुपद, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं कि 3x² प्लस में 5x और प्लस में 6 है, पूछेगा बहुपद है कि नहीं। तो क्या बोलिएगा कि बहुपद है या नहीं है, क्योंकि आपके इसके माथा पर यानी इसके सिर पर यानी इसके घात पर क्या हो, कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। और जब माथा पर पूर्ण संख्या है तब यह बहुपद होगा। और दूसरा पॉइंट आपका है कि अगर किसी भी चर राशि पर, जैसे यहाँ पर -2 और प्लस 5x लिख दिए हैं, 3x पर पावर -2 और प्लस में 5x है, और जब आपसे यहाँ पर पूछे आपसे कि बताइएगा ये बहुपद है कि नहीं, तो कहिएगा कि बहुपद नहीं है। तो पूछेगा क्यों भाई बहुपद क्यों नहीं कह रहे हो तुम इसको, यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद है, यहाँ पर कह रहे हो कि बहुपद नहीं है। तो कहिएगा कि यहाँ पर बहुपद ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसके माथा पर ऋणात्मक चिन्ह है, और ऋणात्मक चिन्ह जब रहता है तो ये बहुपद नहीं होता है। यानी कि पहला ही कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ था कि ऋणात्मक चिन्ह वाले घात को बहुपद नहीं कहेंगे। उसी प्रकार से अगर आपका दे देता है कहीं पर क्वेश्चन कि 3x² प्लस में 5x बटा में x प्लस 4, तो पूछेगा बताइए बहुपद है कि नहीं, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आपका जो है उच्चर राशि से आपका क्या कर दिया जा रहा है, भागा दे दिया जा रहा है। जब चर राशि से भाग दिया जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। फिर उसके आगे आपका है, फिर उसके आगे आपका क्या है कि 3 नंबर में, यानी 3 कंडीशन था बहुपद नहीं होने का। ये 3 कंडीशन है बहुपद नहीं होने का। और ये चौथा कंडीशन जो आपका है ये बहुपद होने का तरीका बताता है। यानी क्या था पहला कंसेप्ट? पहला कंसेप्ट में आपका था कि जो आपका चर है उसके सिर पर माइनस नहीं होना चाहिए, अगर माइनस है तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है कि चर से भागा दिया हुआ नहीं रहे, अगर चर से भागा देते हैं तो भी बहुपद नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन है कि किसी भी घात का पावर में यानी सिर पर क्या भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे 3x पर पावर -1/2 और प्लस में 5x है, पूछ दिया कि बताइए दिए गए संख्या बहुपद है या नहीं है, तो क्या बोलिएगा कि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोलिएगा यहाँ पर जो चर है उस चर के पावर कितना है, -1/2 है। और कहिएगा कि हमारे सर जो थे वो बताए थे कि अगर किसी भी चर का सिर पर भिन्न संख्या हो तो बहुपद नहीं होता। अर्थात बहुपद होने के लिए घात में कौन सी संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या है तब आपका बहुपद का जो घात है यानी जो बहुपद है वो बहुपद होगा। और अगर ये 3 कंडीशन को फॉलो करता है, 1 2 3 कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन को अगर फॉलो करता है दिया गया बीजीय व्यंजक, तो फिर आप बोलिएगा कि यह बहुपद में नहीं है। और चौथा कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो दिया गया संख्या आपका क्या है, बहुपद में है। ये इतना तक आपका था बहुपद पहचानने का तरीका। बहुपद का घात, बहुपद का गुणांक, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर, घात के आधार पर, ये भी जान लिए। बहुपद किसे कहते हैं ये भी जान लिए। अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन का 2.1 देखते हैं कि 2.1 में क्या कहता है। तो 2.1 में कोई क्वेश्चन आपका बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ उसमें पहचानना है कि बताइएगा कि बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना है, यानी बोला जाए नंबर ऑफ जीरो कितना है, उसी को दिखाना है इसमें 2.1 में। जैसे अभी हम लोग इसका काम इसमें इस टॉपिक में क्या है 2.1 में, 2.1 में यहाँ पर आपका जो काम है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका
2.1 में। तो 2.1 में अभी हम लोग पढ़े थे कि एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता, तो सरल रेखा, और द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होता, तो परवलय होता। जैसे यहाँ पर आपका ग्राफ में फिगर नजर आ रहा है, यहाँ पर ग्राफ कैसा बना हुआ है, यहाँ पर पहला ग्राफ बना दिया गया है, यहाँ x डैश है, इधर x है, ऊपर y है, और नीचे आपका y डैश है। तो जो आपका रहता है ऊपर का टर्म ये कैसा वैल्यू होता है, पॉजिटिव, नीचे का टर्म माइनस, बाया का टर्म माइनस, और दाया का टर्म प्लस में होता है। यानी कहने का मतलब है ये जो आपका यहाँ पर होता है मूल बिंदु होता है, अब मूल बिंदु के जस्ट आपका अगर बोला जाए राइट साइड तो पॉजिटिव वैल्यू, इसका लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू, अप डाउन, तो अप डाउन में अप जो रहेगा वो पॉजिटिव में, और नीचे जो डाउन रहेगा वो माइनस में रहेगा। और कहने का मतलब है जैसे ही इस पर डैश चढ़ा देते हैं तो डैश से हमको पता चल जाता है कि नीचे का वैल्यू माइनस है, इस साइड का वैल्यू माइनस है आपका। तो यहाँ पर हम लोग को यही देखना है, इसमें जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए, क्या बोल दिया गया है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स बोल दिया गया है, y बराबर क्या बोल दिया गया है, पी एक्स बोल दिया गया है। और यहाँ पर दिए गए फिगर में पूछ रहा है आपसे कि बताइएगा कि शून्यकों की संख्या x के लिए कितना, और पी एक्स, पी ऑफ एक्स किसको दिखाता है, तो बहुपद का पहचान होता है, क्योंकि बहुपद को हम लोग लिखते हैं बार बार हिंदी में, तो बहुपद लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ तो हिंदी पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। तो जब मैथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो बहुपद है वो बहुपद का जो सिंबल है, जो साइन है, वो किस प्रकार से लिखाता है, तो पी एक्स या क्यू एक्स या आर एक्स, किसी भी तरह से आप लोग लिख सकते हैं, या एफ एक्स, एज योर चॉइस, आपको क्या अच्छा लगता है। लेकिन जनरली हम लोग लेकर चलते हैं इंग्लिश नाम पर उसका, क्योंकि बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसलिए उसका संकेत हम लोग कौन सा पहला प्रियोरिटी उठाते हैं, तो पी इंटू एक्स वाला कंडीशन उठाते हैं। तो p इंटू एक्स वाला जब कंडीशन उठाते हैं तो इससे हमको पता चल जाता है कि बहुपद है। यहाँ y बराबर पी एक्स बोला गया है, और पहला फिगर में पूछ रहा है आपसे कि बताइएगा कि प्रत्येक स्थिति में शून्याकों की संख्या कितना है। तो पहला नंबर फिगर में देखिएगा, पहला नंबर फिगर में देखिए जो आपका ये जो लाइन दिखाया जा रहा है, ये लाइन किस लाइन पर है आपका, ये लाइन जो आपका बाई अक्ष पर है, और जब बाई अक्ष पर है तो एक्स पर एक बार भी टच नहीं कर रहा है। तो जब एक्स पर एक बार भी टच नहीं किया तो पहला क्वेश्चन में आपका पूछ दिया गया है कि बताइएगा पी एक्स में, पी एक्स के शून्याकों की संख्या, पी एक्स के शून्याकों की संख्या, पी एक्स के शून्याकों की संख्या कितना, किसका, यक्स का, किसका, यक्स का क्या शून्याकों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर किसका पूछ रहा है कि यक्स का शून्याकों की संख्या, तो यहाँ यक्स पर आपका एक भी लाइन सेट नहीं किया, जब एक भी लाइन टच नहीं किया यक्स की शून्याकों की संख्या कितना हो जाए, जीरो, कितना, जीरो। अगर एक्स वाला लाइन पर यानी एक्स अक्ष पर अगर वह रेखा स्पर्श करता तब हम लोग बोलते हैं कि एक्स अक्ष का वैल्यू निकलेगा या उसका शून्याक की संख्या होगा। लेकिन पहला फिगर में एक्स पर आपका लाइन खींचा हुआ नहीं है, किस अक्ष पर है, बाई अक्ष पर है। जब बाई अक्ष पर है हमसे पूछ क्या रहा है, एक्स का मान, जब एक्स का मान में शून्याकों की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर शून्याकों की संख्या कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से चलते हैं दूसरा फिगर में, दूसरा फिगर में आपसे पूछता है कि बताइएगा यक्स कितना बार स्पर्श कर रहा है। तो देखिए यक्स अक्ष यहाँ एक बार टच कर रहा है, कितना बार कर रहा है, एक बार। बाकी जो कंडीशन है किस अक्ष पर है, बाई अक्ष पर है। तो यक्स अक्ष पर जब एक बार टच कर रहा है तो दूसरा पॉइंट में पूछ रहा है आपसे कि बताइएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि एक बार टच किया तो एक। अब अगला फिगर चलते हैं, फिगर नंबर 3 में यहाँ देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी एक्स वाला लाइन पर कितना बार कोई लाइन को टच कर रहा है, तो 3 बार कर रहा है। तो तीसरा का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। यानी जितना बार एक्स पर लाइन टच करेगा उतना ही उसका शून्यकों की संख्या होगा। जैसे नीचे आपका देखिए फिगर है, यहाँ फिगर नंबर 4 में ये आपका जो आकृति है, अब बताइएगा ये किसका आकृति है। अभी बताए थे हम पीछे कि ये जो आकृति आपका है किसका है, तो बहुपद, द्विघात बहुपद का पहचान होता है, क्योंकि द्विघात बहुपद को हम लोग परवलय से लिखते हैं। और ये जो आकृति आपका यहाँ दिखा रहा है, ये जो आकृति आपका है किसका है, सरल रेखा का। अब सरल रेखा पहचान किसका होता है, एक घातीय बहुपद का। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछता है 4 नंबर में कि बताएगा 4 नंबर वाला फिगर में यक्स का जो मान है, यक्स के जो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, 2। एक बार देखिए यहाँ टच कर रहा है और एक बार यहाँ टच कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2।
फिगर नंबर 5 में आते हैं तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ होता है, यानी कितना बार टच किया? 4 बार। तो जब 4 बार टच किया तो यहाँ पर फिगर नंबर 5 में जो आपका शून्यकों की संख्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब चलते हैं फिगर नंबर 6 में। तो फिगर नंबर 6 में देखिए, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया और एक बार यहाँ टच किया। कितना बार टच हो रहा? तो 3 बार टच हो रहा। तो फिगर नंबर 6 में आपका जो हो जाएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो पहला जो टॉपिक था आपका एनसीईआरटी का 2.1 में सिर्फ यही जानना था कि बताइएगा शून्यकों की संख्या कितना होता है। तब शून्यकों की संख्या बताने के लिए ये देखना होगा कि y बराबर यहाँ क्या बोला गया। तो y बराबर अगर पी एक्स बोला है, p के बाद अगर ब्रैकेट में x है तो किसका शून्यक देखेंगे? x का। लेकिन अगर यही रहता क्वेश्चन लिखा हुआ कि x बराबर p इंटू वाई, तो जब p इंटू वाई बोला है तो यहाँ देखेंगे कि ब्रैकेट में क्या है? y है। तो y का हम लोग बताते हैं कि y कितना बार टच कर रहा है। जैसे यहाँ पर पूछता है आपसे पहला नंबर फिगर में कि बताइएगा p y के शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो x पर तो एक बार भी टच नहीं कर रहा है, लेकिन जो आपका बाई एच का जो लाइन है उस पर एक बार टच कर रहा है। अर्थात यहाँ पर अगर आपसे पूछता कि बताइएगा कि पी वाई के शून्यकों की संख्या कितना है, तो कितना हो जाता है? एक। ठीक उसी प्रकार से अगर इस फिगर में पूछता कि बताइएगा इस दूसरा फिगर में कि बाई का जो आपका शून्यकों की संख्या कितना है, इसमें कितना हो जाएगा आपका? एक, क्योंकि एक बार टच कर रहा है। उसी प्रकार से अगर इसमें पूछता तीसरा फिगर में कि बताइएगा कितना है, तो उसमें भी आपका देखिए एक बार टच कर रहा है, तो उसमें भी आपका क्या हो जाता है? शून्यकों की संख्या एक हो जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा जिसका मान अगर p के बगल में ब्रैकेट में x है तो x वाला को देखेंगे कि x पर कितना बार कोई लाइन टच कर रहा है x अक्ष पर। अगर y मान रहेगा p के बाद ब्रैकेट में डाला हुआ तो हम लोग क्या देखेंगे कि y कितना बार y अक्ष पर टच कर रहा है। अगर जितना बार टच करेगा वही आपका क्या होता है? शून्यकों की संख्या होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एनीबॉडी विच एनी प्रॉब्लम? नो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है चैप्टर 2.2। चैप्टर 2.2 जिसमें पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले शून्यक बताना है आपको। हाँ, शून्यक। द्विघात बहुपद बोला, क्या बोला? द्विघात बहुपद में शून्यक ज्ञात करें। शून्यक याद कीजिए भाई साहब, पीछे भी पढ़े हैं कि शून्यक किसे कहते हैं। शून्यक बोला जाए तो क्या कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या दो। कौन कौन? एक अल्फा, दूसरा कौन सा भाई साहब है? बीटा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा कि अल्फा का मान और बीटा का मान क्या है, नहीं शून्यक का मान निकालना पड़ेगा। अब जैसे ही शून्यक निकलेगा तो फिर इसके लिए हम लोग रूल नंबर याद कीजिएगा। रूल नंबर 1 में बताए थे कि शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई ए का जांच करना है कि दिया गया शून्यक इस पर सेट करता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई ए पर आपको चेक करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 है, तो इसको क्या करेंगे? इसको सबसे पहले शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना कि क्या पी एक्स, क्योंकि बहुपद का पहचान है क्या? पी एक्स। तो मान लीजिए कि माना कि पी एक्स बराबर फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 हो गया। शून्यक जब भी ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग जो बहुपद रहता है उसका वैल्यू कितना मान लेते हैं? 0। तो जब बहुपद 0 मान लेते हैं तो पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 बराबर 0 है। अब इसका क्या तोड़ेंगे? गुणनखंड। अब गुणनखंड जो 9th क्लास में आपका पढ़ना होता है तो गुणनखंड हम लोग कैसे तोड़ते हैं? तो गुणनखंड तोड़ने का भी कंडीशन है क्या? आगे और पीछे दोनों का गुना होता है। क्या करते हैं? गुना करते हैं। जिसके आगे में कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। यहाँ पर कितना है? 8 है। जब 8 को गुना करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा? 8। अब 8 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकाल लेते हैं तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर टूट गया आपका 8। अब इस 8 को इस तरह से लिखना है सरिया के कि जब हम जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला आना चाहिए। आप मल्टीप्लाई करें तो आपका कौन सा आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो जब इसको हम लोग करेंगे गुणनखंड तोड़ते हैं तो गुणनखंड तोड़ने पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे गुणनखंड तोड़ने के लिए कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। गुना कर दिए, जो गुना करके आएगा अंक उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे। अब जो एलसीएम आया अभी इसी 3 अंक को सेट करना कर इस 3 अंक को सेट करके ये बीच वाला अंक भी लाना है और साइड वाला अंक भी आना चाहिए। तो बीच वाला अंक जोड़ घटाव के माध्यम से आएगा और साइड वाला अंक आपका गुना करने पर आएगा। तो कैसे आएगा? तो यहाँ पर देखिएगा अगर करते हैं हम लोग 2 दूनी
4, 2 दूनी 4, अब 4 में से 2 गया तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो जब 4 में से 2 गया तो 2 आपका आ गया, और आपका जब गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 भी हो जा रहा है, अर्थात यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्लियर है। तो चलिए कंसेप्ट जब क्लियर है तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 बराबर में 0। अभी गुणनखंड तोड़ के लाए थे तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 2x। तो 4 में से 2 गया तो -2 और 4 दूनी 8 भी आ गया आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 बराबर में 0। अब जब यहाँ पर आपका गुणनखंड टूट गया, इसमें जो भी मेन लोचा रहेगा सिर्फ यही पर सेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और वो भी अगर 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो भी प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2-2 टर्म बांट लेंगे। कितना बांटना है, 2-2 टर्म बांटना है। अब 2-2 टर्म जब बांटे हैं तो 2 टर्म में देखिएगा कि यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो ये जो दिया गया संख्या है इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, x निकालेंगे। यहाँ पर x का है वो 2 हो, जब x यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 निकाल लिए तो बचा कितना, 1। अब कहिएगा कैसे सर, कैसे 1 बचा, तो यहाँ पर x और गुना में x, तो x गुना x क्या होता है, x स्क्वायर होता है। तो x गुना x जब x स्क्वायर होता है तो 1 x निकल गया तो कितना x बचा, 1 x। तो यहाँ पर अंदर क्या लिख देंगे, x। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब x 1 यहाँ था ही, अब 1 का 1 पूरा निकल गया तो सिर्फ क्या बचा आपका 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद फिर आगे वाला कंसेप्ट में देखिए। अब देखिए यहाँ पर 2x माइनस 8 में क्या कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन वैल्यू है, तो 2 का टेबल में आपका 8 भी आता है और 2 भी आता है। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। तो यहाँ से +2 कॉमन निकाल लेते हैं। जब 2 कॉमन निकालेंगे, 2 का 2 पूरा निकल गया तो बच गया यहाँ पर x, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कि -4 बराबर 0। और बहुपद बनाने के समय में एक बात ये भी ध्यान देना है कि जो दोनों ब्रैकेट आएगा, ये दोनों ब्रैकेट हर हाल में सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब तक हर हाल में सेम नहीं होगा, कॉमन नहीं निकलेगा, और जब कॉमन नहीं निकलेगा तो आपका इसका शून्यक नहीं निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, x-4, यहाँ भी x-4, यहाँ भी क्या है वो 2। जब 2 है तो 2 के बदले कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो x-4 लिखा गया। उसके बाद आपका जो x + 2 है, एक अंदर जो है आपका, बाहर जो है इसको क्या कर लेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर अंदर कर लेंगे। जैसे देखिएगा फिर से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि x-4 2 हो, तो 2 के बदले 1 बाहर वाला को अंदर कर देना है, x + 2 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। अब जब यहाँ पर आपका आ गया x-4 और x + 2 बराबर 0 जब आ गया, तब यहाँ पर से क्या करेंगे, ये जो 0 है आपका, ये दोनों वैल्यू के लिए है। किसके लिए है, दोनों वैल्यू के लिए। जब दोनों वैल्यू के लिए है तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि x-4 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी 0। तो x बराबर 0, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी जब बराबर के इधर माइनस रहता है उसके जस्ट अपोजिट साइड जाता है तो माइनस प्लस में और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0 + 4, तो x बराबर 4। यहाँ पर देखिए प्लस है, उधर जाएगा माइनस में, x बराबर -2 हो गया। अर्थात यहाँ से आपका जो आ गया, एक x को हम लोग मान लेते हैं अल्फा और एक x को हम लोग मान लेते हैं बीटा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी बताए हैं या पढ़े हैं कि द्विघात बहुपद में जो आपका शून्यकों की संख्या होता है कितना होता है, 2 होता है, जिसमें से एक अल्फा और दूसरा बीटा। और क्वेश्चन में आपका बोला था कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य का हमारा निकल गया, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2, तो अल्फा बीटा तो आ गया। अब आगे क्या कहता है कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें कि सही है कि गलत है। क्या हमारा निकला हुआ शून्यक, आइए चेक करते हैं। तो चेक करने में पहला पॉइंट आपका है शून्याङ्क, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला है क्या है, अल्फा + बीटा बराबर -by a। अब -by a है। अब कहिएगा सर आप तो यहाँ पर a भी तो निकाले ही नहीं, अब कह रहे हैं हमको बनाने के लिए, तो लीजिए पहले यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं कि आपका जो है a किसका मान होगा। तो a भी हम बताए थे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस में bx और प्लस में c होता है। तो जब द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c होता है तो x² का जो मान रहेगा वही किसका मान रहेगा, a का मान रहेगा। तो x² के आगे कुछ नहीं है, तो कुछ जब नहीं है, जैसे यहाँ पर x² के आगे कुछ नहीं तो कितना 1 है, अर्थात a का मान 1 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं b,
तो यहाँ पर b जो आपका होता है किसका वैल्यू होता है, b जो रहेगा x का टर्म का वैल्यू होता है। तो x यहाँ पर देखो उसके आगे हम कितना लगा हुआ है -2, तो b का मान कितना हो जाएगा -2। और जो आपका c होता है उसके साथ कोई x y नहीं रहता, तो यहाँ पर c का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा -8। तो a का मान 1, b का मान -2 और c का मान -8 हो गया। जब c का मान -8 आ गया था, ये अब क्वेश्चन पर तो कहा गया क्वेश्चन शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, चेक करना है। तो अल्फा का मान 4 कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2। फिर उसी प्रकार से माइनस b का मान यहाँ देखिए कितना है, पहले से माइनस और b का मान भी माइनस में दिया हुआ है 2 और a का मान कितना है 1। अब यहाँ से देखिए 4 प्लस इंटू माइनस तो क्या होगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 में से 2 गया तो 2 और 2 बराबर 2। देखिए जब बराबर आ गया अर्थात जो शून्य का आपका निकला ये सही है। और शून्यकों का योगफल यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a भी हम लोग निकाल के यहाँ पर दिखा देंगे कितना होता है, तो 2 बराबर 2 आ गया। ठीक उसी प्रकार से आगे कर रहा है कि शून्यकों का क्या निकालने के लिए, शून्यकों क्या निकालने के लिए करा है, इसमें गुणनफल भी करा है। तो शून्यकों का जब गुणनफल निकालने के लिए करा है तो शून्यकों गुणनफल में यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान पहले से यहाँ पता है कि कितना है 4, बीटा का मान -2, तो 4 इंटू -2 लिख दिए। और c का मान यहाँ पर कितना था आपका, तो c का मान यहाँ पर -8 है और a का मान 1 है। तो 4 इंटू 2 तो 4 इंटू 2 8, अब प्लस माइनस माइनस बराबर -8, यानी दोनों तरफ देखिए -8 बराबर -8 आ गया। अर्थात आपका यही जो क्वेश्चन है कभी कभी या कभी कभी क्या हर बार एग्जाम में देता है, पूछ देता है कि दिए गए संख्या का शून्य ज्ञात करें, यानी बहुपद का शून्य ज्ञात करें और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। और एक बात और याद रखिएगा कि कभी कभी शून्यकों का मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल भी बोल दिया जाता है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। शून्यकों और मूलों में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ नाम का अंतर है, क्योंकि जो शून्यंक होता है वही आपका क्या होता है मूल भी होता है। तो शून्यंकों का गुणनफल बोले या मूलों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा ही होगा। शून्यंकों का योगफल बोले या शून्यंकों का आपका क्या बोले गुणनफल बोले, तो शून्यंकों का योगफल या शून्यंकों का गुणनफल बोले उसका भी मान आपका क्या हो जाएगा, उसका भी मान हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन था यही बोला गया था। यहाँ पर 3 4 क्वेश्चन 5 6 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बनाने के लिए। तो आपको बनाने के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग का था कि x² - 2x - 8 को शून्यंक ज्ञात कीजिए, यानी शून्य ज्ञात कीजिए। और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल बताना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे बनाने के लिए तो पहले मान लेंगे कि माना कि px बराबर x² - 2x और क्या दिया हुआ है -8 दिया हुआ। गर्मी है बेशर्मी, गर्मी से हालत खराब हो रहा है और यहाँ पर बहुपद का मजा में मजा आ रहा है। तो जब मजा में मजा आ रहा है तो x² - 2x - 8, तो px बराबर x² - 2x - 8 है। जब भी शून्य ज्ञात करने का दे तो px बराबर क्या लिख लेंगे 0, px बराबर 0, क्योंकि बहुपद में 0 का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो 0 है जब भी अपने साथ लेके जाता है सबका नैया पार कर देता है। तो x² - 2x - 8 में जो a का मान होगा वो x² के आगे वाला जो गुणांक होता है वो a होता है, इसलिए a का मान 1 हो जाएगा। और x के आगे जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, इसलिए b का मान -2 हो जाएगा। और जिसके साथ चर राशि रहे ही नहीं वो कांस्टेंट वैल्यू होता है और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो c के यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -8। अब यहाँ पर आपका x² - 2x - 8 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि px का मान x² - 2x - 8 है। और आपका यहाँ पर जब px का मान x² - 2x - 8 बराबर 0 है। अब यहाँ पर हम लोग अभी पढ़े कि जब शून्यंक निकालना हो यानी शून्यक निकालना हो तो शून्यक निकालने के लिए हमको गुणनखंड आना चाहिए। और गुणनखंड सीखने के लिए हम बताएं कि आगे वाला टर्म और पीछे वाला टर्म को गुना कर देना है और गुना करके उसका एलसीएम निकाल लेना है। और एलसीएम जो निकल कर आएगा जो उसका वैल्यू उसको इस प्रकार से सजा के लिखना है कि जोड़ या घटाव करें तो बीच वाला टर्म आना चाहिए, जोड़ या घटाव करें तो कौन सा टर्म बीच वाला टर्म आना चाहिए। और जब गुना करें तो आपका साइड वाला टर्म आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जब 2x ला रहे हैं तो हम लोग गुना कर रहे हैं, यहाँ पर जो तोड़ के लाए एलसीएम के माध्यम से तो 4 इंटू 2 तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 इंटू 2 यानी 4 दूनी
8 हो गया आपका, और 4 में से 2 गया तो आपका -2 भी आ रहा। अब जब इसका आपका वैल्यू जब टूट जाता है एलसीएम से जब, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 टर्म में बांट लेते हैं। जब 4 अंक आ जाता है एक साथ, 4 टर्म आ जाता है, तो 2-2 टर्म का कंपेयर बनाते हैं। और 2-2 टर्म के कंपेयर में यहाँ देख रहे हैं कि इसमें भी x और इसमें भी x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर x 2 था, 1 निकल गया, कितना बच गया, 1 माइनस है तो माइनस लिख दिए। x 1 पूरा था, पूरा का पूरा निकल गया, बच गया क्या, 4 था, 4 लिख दिए। प्लस में 2x माइनस 8 बराबर 0 है। यहाँ पर से 2 हम लोग बाहर निकाल लिए, क्योंकि 2 और 8 का टेबल में 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लिए हैं। तो जब 2 को बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपका x बच गया। अब 2 कितना बार पढ़े कि 8 है, तो 2 चौके 8 माइनस है तो -4 बराबर 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका x -4 और x -4 दो डबल है, जब डबल रहता है तो दोनों के बदले 1 लिखते हैं, x -4 और एक जो बाहर अंक रहता है उसको अंदर कर लेते हैं, अर्थात x + 2 बराबर 0 आ गया। अब ये जो 0 है, ये 0 आपका इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो x -4 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, 0। x -4 बराबर 0 अर्थात x बराबर 0, इधर माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 0 + 4 अर्थात 4 हो गया। इधर प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, अर्थात x बराबर 0 - 2 तो -2 हो गया। और जब 2 x का मान आता है तो हमें पता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, एक अल्फा और एक बीटा। तो एक x का मान अल्फा का मान हो गया और एक x का मान बीटा का मान हो गया, अर्थात अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। यही आपका क्या आ गया, बहुपद का शून्यक आ गया। अब बहुपद का शून्यक जब आ गया तो आपको चेक करना है शून्यांकों यानी मूलों का योगफल, और उसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है, जिसमें अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है। उसी प्रकार से आपका b का मान, तो b का मान यहाँ पर देखिए -2 है और a का मान 1 है, तो -2/1 हो जाएगा। 4 + -2 बराबर यहाँ पर माइनस माइनस +2, 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2। जब दोनों तरफ इक्वल आ जाए तो आपका दिया गया मान यानी दिया गया संबंध सत्य है। उसी प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल अगर निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा, और जब c/a हो जाएगा तो 4 × -2, तो 4 × -2 यहाँ पर रख देंगे, अल्फा का मान 4 बीटा का मान -2, 4 × 2 -8 और c का मान यहाँ पर -8 है और a का मान 1 है, तो -8 बराबर -8 हो गया। यानी इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। अब उसी प्रकार से देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, बिन बुलाए मेहमान की तरह बीच में बैठा हुआ और एकदम नॉर्मल तरीका से बनेगा, इसका गुणनखंड भी हमें निकालना नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं निकालना पड़ेगा, तो देखिए क्वेश्चन में क्या आपका है कि t² - 15, क्या लिखा हुआ है, t² - 15 है, t² - 15 है। इसको मान लेंगे कि माना कि, क्या कर लेते हैं, माना कि px बराबर t² माइनस क्या 15, शून्यक निकाले कहेगा, तो px बराबर क्या मान लेंगे 0, और px की जगह पर क्या रख देंगे t² - 15 बराबर में 0, तो t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर 0, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो t² बराबर 0 + 15 तो कितना आ गया 15, तो t इधर स्क्वायर में जब बराबर को जाता है तो किस में चला जाता है, रूट में, अर्थात जब रूट में वैल्यू जाता है आपका, तो रूट में जो आपका जब वैल्यू जाता है तो प्लस माइनस दोनों होता है, अर्थात t बराबर एक बार प्लस में √15, एक बार प्लस में √15 और दूसरा बार t में माइनस में √15, अर्थात यहाँ पर आपका एक बार अल्फा √15 आ गया और एक बार बीटा माइनस √15 आ गया, यानी एक बार अल्फा और एक बार बीटा आ गया, अर्थात यहाँ से हमारा शून्यक निकल गया। और जब शून्यक निकल गया तो फिर शून्यक निकालने के बाद हम लोग को क्या करना है, वही कंडीशन फिर से अपनाना है। अब यहाँ पर शून्यक निकालने में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए ए, बी और सी का मान, तो यहाँ पर से हम लोग ए का मान निकालते हैं। देखिए स्क्वायर चढ़ा हुआ है, जस्ट इसके आगे में ए का मान कितना हो जाएगा 1, और टी ओनली फॉर बिना पावर का, टी का मान दिया हुआ ही नहीं है, तो जब बी का मान नहीं दिया हुआ है तो यहाँ बी बराबर क्या हो जाएगा 0 और सी बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट राशि है, इसलिए सी का मान कितना हो जाएगा 15। तो ए बी सी जब हमको पता चल गया तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन निकालते हैं शून्यांकों का योग, क्या निकालते हैं शून्यांकों का योग,
और शून्यांकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा का मान √15 आया और बीटा का मान माइनस √15 है, दोनों को लिख दिए। फिर माइनस बी का मान 0 दिया हुआ है, ए का मान 1 दिया हुआ है। इसको जब तोड़ के लिखिएगा तो √15 प्लस माइनस √15 बराबर -0। -0 जब लिखते हैं तो 0 माइनस में प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया तो 0 बराबर 0 आ गया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट, इसमें से हमको निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या निकालना है? गुणनफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान √15, बीटा का मान -√15 और सी का मान -15 और ए का मान 1। अब √15 रूट में 2, 1 आएगा निकल के आपका तो -15 और अब -15 इक्वल टू हो गया, दोनों बराबर आ गया। जब दोनों बराबर आ गया तो यहाँ से शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दोनों का मान निकल गया। यानी कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा है 5 से 6 क्वेश्चन है, उसमें से हम आपको 2 क्वेश्चन क्लियरलिटी से बता दिए। बाकी का क्वेश्चन आप खुद हल कीजिएगा और खुद हल करके बनाकर एक बार जरूर आप कोशिश कीजिएगा कि सही से हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो आप बनाने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम बताए हैं यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है उसमें क्या बोल दिया गया? अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब द्विघात बहुपद का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इसमें सब बना बनाया है, सिर्फ आपको पुट कर देना है। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ से जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1 और 1 दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। जब क्रमशः बोल दिया जाए तो पहला जो पॉइंट होता है वो शून्यांकों का योग होगा और जो बाद में बोला है वो बाद का संख्या होगा। अर्थात यहाँ पर जो 1 है, 1 जो आपका है वो शून्यांकों का क्या दिया हुआ? योग। और शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a और इसका वैल्यू कितना दे दिया? 1। ठीक उसी प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a, इसका वैल्यू कितना दे दिया? 1 दे दिया है। अब चूंकि हम जानते हैं कि क्या द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं फॉर्मूला को कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 1 इंटू में क्या है? x, 1 इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x² माइनस 1 गुना x एक्स प्लस में 1, यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी कि इस जो क्वेश्चन है 2 नंबर में आपका पहले से ही मूलों का योग और मूलों का गुणनफल यानी शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है और डायरेक्ट द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला पर धर के इसको बना देना है। और द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसमें से x² का वैल्यू x² ही रह गया, माइनस है तो माइनस ही रह गया और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 1 है। तो 1 पुट कर दिए, इंटू में x था तो x लगा दिए, प्लस है तो प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 रख दिए। तो x² माइनस 1 गुना अगर x करते हैं तो x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। अर्थात x² माइनस x प्लस 1 आपका क्या आ गया? इसका राइट आंसर हो गया। अब जो आगे आपका है कि 1/4 और -1 है। क्या है आपका? 1/4 और -1 है। 1/4 और -1 है। अब यहाँ पर जो आपका है जो पहला पॉइंट है वो शून्यांकों का योग का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? शून्यांकों का योग। और शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और उसका मान 1/4 है। उसी प्रकार से इसका शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? -1। निकालना क्या है कि चूंकि द्विघात बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद का
फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, तो एक्स बटा में 4 और प्लस -1 और जितना अंश में अंक दिया रहेगा उसी से हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 4 से गुना करने पर क्या करने पर, 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, तो आइए 4 से गुना करते हैं। तो जब 4 से गुना करेंगे तब 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स बाई 4 और प्लस में आपका यहाँ और माइनस में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, -4 इंटू में 1। तो जब -4 इंटू में 1 मल्टीप्लाई कर लिए तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा वो 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल, तो बच गया x और -4 आंसर हो गया। यानी जब भी आपका बटा में कोई भी अंक बच जाए उसी अंक से उसको क्या कर देना, गुना कर देना है। गुना करने से क्या होगा कि बीच का जो बटा वाला जो टर्म रहेगा वो कट जाएगा, अर्थात आंसर आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, यही आपका क्या है, आंसर है। तो इसमें भी हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए। जब इसमें भी हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए तो हमको तरीका पता चल गया कि किस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद का मान ज्ञात करते हैं, किस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद को बनाते हैं और किस तरह से हम लोग पता करते हैं कि दिया गया संख्या में शून्यकों की संख्या कितना है। तो ये जो पूरा जानकारी था आपका बहुपद का जानकारी था, और आपका जो जितना भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अभी पढ़े हैं इतना क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी के हिसाब से है और एनसीईआरटी के हिसाब से जो आपका क्वेश्चन बताया गया है। बाकी जो क्वेश्चन आपका बचा है, जैसे यहाँ पर आपका ये सब क्वेश्चन बचा हुआ है, ये सब क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ सिखाना था, बाकी बनाने का काम आपका है। तो इस वीडियो के बनाने में जो भी तकलीफ या जो भी प्रॉब्लम या जो भी समझने में आपको किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो उस दिक्कत को कमेंट में बताने का कष्ट करें। ऐसे तो जनरली जितना भी हम बताए हैं जैसे ढंग से भी बताए हैं तो आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कभी प्रॉब्लम होता भी है तो इसी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। जितना बार आप देखिएगा उतना बार आपको नया नजर आएगा और उतना बार ही आप नया कुछ सीखिएगा। और सीखने के कर्म कभी खत्म नहीं होता है, जितनी बार आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कहा ही गया है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। अगर लहरों से डर कर अगर नाव पार नहीं होता, डर कर नौका पार नहीं करेगा, और इसी प्रकार से स्टूडेंट अगर किसी मैथ को देखकर अगर डर जाता है और उसको डर कर उस हिसाब को छोड़ देता है, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता है। अगर उस क्वेश्चन को बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार अगर रिपीट करेगा तो जनरली ये क्वेश्चन एक ना एक बार जरूर बनेगा और उससे बनने के बाद आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो या ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो चैनल को आगे की ओर बढ़ाते चलें। थैंक यू।